नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गाम गुहांड में। चुनाव का जो प्रथम चरण था, जब वो पूरा हुआ उसके बाद थोड़ी बातें ये हो रही थी कि गन्ने की पेमेंट का क्या होगा। और कल फिर एक ऐसी फ़ोटो वायरल हो रही है कल से, जो लोगों के दिलों पर सीधा योगी जी की सब लोग मुझे लगता है तारीफ़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा शायद बाबा फॉर्म में आ गए हैं और गन्ने की पेमेंट को दिलाएंगे। और जब शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तब भी यही बात रखी गई थी कि जी गन्ने की पेमेंट हो सके तो जल्दी करवा दीजिए, किसानों को बड़ी समस्याएं हैं। बात करने के लिए हमारे साथ में शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली से हो रहा आज तो? मैं ढिल्ला बिल्कुल नहीं रहता, मैं फिट हूँ। अच्छा, क्या हो यार? कल तो मतलब फोटो वायरल हो रही कल से, आरसी कटवा दी, कह रहे ब्याज सहित मिलेगा गन्ने का पेमेंट। भाई बड़ी समस्या थी और हमें कल का जो यहाँ ये कार्य हुआ है, जो घटना घटी है कल, उसके लिए हम पूरे प्रशासन का धन्यवाद करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मुझे धन्यवाद करना चाहिए। और अब तो सत्ता में लोकदल भी आ गया, तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का भी धन्यवाद है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र की ये ज्वलंत मुद्दा है। और वाकई में ही जो हमारे यहाँ का गन्ना मिल है, जो उसके मालिक हैं, वे जाति कर रहे हैं। अब किसान कब तक माफ़ करेगा? पिछला साल पूरा गया, लगभग 100 दिन 93 दिन धरना लोगों ने रखा और आखिर ये हुआ कि समझौता करके और मील चलवाया। ये बड़ी बात थी किसानों की कि फिर उसे एक बार माफ़ी दी थी और उसने लिखित करके एफिडेविट पे साइन कर रखे हैं कि भाई मुझे पेमेंट इस शेड्यूल से करना है। पिछले साल का पेमेंट का टाइम भी उसका गुजर चुका और जो इस साल का उसे करना था वो 14 दिन का टाइम हो गया। उसमें भी लगभग 70 करोड़ रुपए, एक महीने से ज़्यादा का पेमेंट रुका हुआ है। 10 से 15 दिन के लगभग महीना ही ना, 10 दिन हो गए। 10 दिन मील को बंद हुए हो गए, मील बंद हो गया, लेकिन उसके जून ही चला रही थी। तो कल उसे मैं तो प्रेशर कई दिन से बना रहा था डीएम साहब पे, और डीएम साहब ने मुझे स्थिति से अवगत भी करा दिया था कि इसकी आरसी भी कट रही है और हम इसमें कार्य करेंगे, और उन्होंने कार्य किया। आज भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार हम डीएम साहब से मिल के आए हैं, अभी प्रशासन से मिल के आए हैं। और प्रशासन को हमने अभी ये कहा है कि भाई इस पर सख्ताई ज़्यादा से ज़्यादा करें और ऊपर से हम सख्ताई करेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने कहा था, उन्होंने कहा भी था कि भाई पाई की पेमेंट इसे मील को करनी पड़ेगी, और मैं दावा करता हूँ इस मील को पाई की पेमेंट किसानों की करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब इसने 3 महीने का टाइम लिया, 3 महीने के अंदर इसे पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मतलब लगभग जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा सारा, अगला पिछला सब मिल जाएगा। 3 महीने का मतलब ये है, 1 महीने के पेमेंट तो का तो शेड्यूल मांगा है उसने, इसका 70 करोड़ रुपये का, जो पिछले इस साल का चल रहा था, और 3 महीने मांगे हैं उसने पिछले उसके लिए। तो 3 महीने का मतलब होगा, अभी मई है, जून जुलाई अगस्त तक के लगभग वो पेमेंट हो पाएगा। अच्छा, पिछला सारा पूरा हो जाएगा फिर अगस्त तक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूरा हो जाएगा। ये आपके मतलब पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिला उसकी वजह से ही हुआ सब, या ऊपर से आदेश आए कि जल्दी से जल्दी गन्ने की पेमेंट करवाओ? देखो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो आदमी को अपने पैरे पे चौकस रहना चाहिए और उसे चतुराई दिखानी चाहिए। सरकार की मानसिकता है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा भी करी है। हमने तो केवल प्रशासन को सचेत करा था, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी जो हमेशा से किसानों के समर्थन में बातें करते हैं, उनका भी निर्देश हुआ था, इसलिए हम उनसे मिलने गए थे। अच्छा, चुनाव से पहले कुछ नहीं होता? चुनाव से पहले होता शायद कुछ वोटें और हो सकती थी कि ये पक्ष में आती, चुनाव के बाद क्यों एक्शन लिया गया है? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। चुनाव में भी हमने प्रेशर रखा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो रैली हुई थी वो चुनाव के बीच में हुई थी। आचार संहिता, वैसे तो अब तक भी आचार संहिता लगी हुई थी, प्रयास हमने तब भी करे थे, लेकिन मील चल रही थी। यदि बीच में मील में कोई व्यवधान पैदा होता, वो गन्ना डाइवर्जन करना बड़ा भारी हो जाता। कुछ डाइवर्जन करा भी है तो वो दिक्कत बन सकती थी। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम किसान के आगे है नहीं कि भाई उसका गन्ना खड़ा है, तो अब प्रेशर बढ़ाना ज़रूरी था। अच्छा, चुनाव का क्या लग रहा है? अब जैसे चुनाव तो हो लिए, क्या लग रहा है आपकी जो लोकसभा है कैरण, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? चुनाव तो पत्रकार यूट्यूबर है, यही बता कर रह जाते हमें कि बता, हमने तो अपना काम कर रखा, जी तोड़ मेहनत कर रखी,
खूब घूमे फिरे और जी तोड़ वोट मिल रही। जो जनता से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है वो रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। और आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, मैंने एक दिन पहले भी एक यूट्यूबर को कहा था 40,000 से 1 लाख के बीच में जीत का आवांगे। ये बिल्कुल खुली किताब है। इसमें राशन कह रही हम जीत रहे लगभग 1 लाख वोटों से ही। देखो एक बात है अनुराग, ये लोकतंत्र है। जो जिसका सपोर्टर होगा, जो जिसे वोट देगा, वो उसकी काउंटिंग वाले दिन तक वो उसकी सिफारिश करेगा, अपनी बात रखेगा, अपनी बात बड़ी करेगा। और यदि लोकतंत्र में विपक्ष ये कह दे कि अल्लाह भाई हम तो हार लिए, घुटने टिक गए, तो चुनाव नहीं होने का। यदि सत्ता पक्ष ये कह दे अकबर हम तो हार गए, हमारे घुटने टिक गया, आगे चुनाव कहीं फेस में है, वो होने का नहीं। तो बात तो सब अपनी बड़ी कहेंगे, लेकिन यहाँ का जो आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से और जैसे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए हैं, जो लोगों का रेस्पॉन्स हमें मिला है, तो उससे लगभग 40,000 से ऊपर 1 लाख तक की जीत हमारी होने जा रही है कैराना लोकसभा में। बड़ी नाराज़गी रही यहाँ पे क्षेत्र में। मैंने देखा प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं और इकरासन के प्रोग्राम उन गाँवों में हुए जहाँ उनकी माताजी का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा? जो मतदाता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा? देखो ऐसा है, ये तो प्रोपगेंडा होता है विपक्ष का। अकबर नाराज़गी है, बेनाराज़गी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी गाँवों में रहा और कुछ थोड़ी बहुत 19-20 का कहीं फ़र्क रहा होगा तो वो दूर कर लिया गया था। और रही प्रोग्राम की, भाई देखो कैंडिडेट है वो कहीं भी प्रोग्राम कर सकते हैं और कहीं भी जा सकता है, उसका क्षेत्र है। तो ऐसा तो कुछ नहीं भाई उन्होंने वहाँ प्रोग्राम कर लिए वहाँ नहीं होते। प्रोग्राम होने से कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रोग्राम होने से वोट मिल गई हो। वोट तो जनता के मूड से मिलती है और माहौल होता है उससे मिलती है और समीकरण होते हैं उससे मिलती है। तो यहाँ का जो समीकरण है वो आदरणीय प्रदीप चौधरी जी के पक्ष में है, माहौल आदरणीय प्रदीप चौधरी जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि है, यहाँ ज़्यादातर लोग किसान वर्ग से हैं जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी लोग हैं। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने एनडीए गठबंधन का गठबंधन किया है, उनकी वजह से यहाँ फ़र्क पड़ा है और लोगों ने काफ़ी वोट एनडीए गठबंधन को दिया है। किसान वर्ग का तो लगभग 90 से 95% वोट एनडीए गठबंधन के पक्ष में गया है, इसलिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ जीत रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा चुनाव के दौरान कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों को, आपके जब 2022 का चुनाव था तब भी आपने देखो कांधले की एक वीडियो वायरल हो गई थी, वो भी कह रहा था कि इस तरह वोट हुई तो इस तरह कर देंगे। अब इकरासन का मैंने एक वीडियो देखा जो गंगो का है, वो कह रही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें मतलब यहाँ की जनता को इस देश में इस तरीके से रहना पड़ेगा जैसे देश हमारा नहीं हो। लेकिन उस छोटी सी वीडियो को इस तरीके से पेश किया गया कि वो केवल मुस्लिमों के लिए बोल रही हो कि मुस्लिमों को इस देश में ही 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। तो इस तरह क्यों होता है? इस तरह के प्रोपेगेंडे क्यों रचे जाते हैं चुनाव में? कोई ना कोई चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस तरह की वीडियो को इस तरह क्यों प्रस्तुत करता है? क्या सीधा चुनाव नहीं हो सकता? देखो मैं तो ऐसे मुद्दों पे कुछ कहना नहीं चाहता। ये मानसिकता होती है, कोई किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार को करता है, कोई किस तरीके से चुनाव प्रचार को करता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाएं ऐसी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। आप मुझे ये बता दो, क्या उसमें धर्म के आधार पर आवास आवंटित हुए? किसी मुस्लिम यदि वो पात्र था, उस मुस्लिम को आवास नहीं मिला? किसी की यदि पेंशन है, क्या उसमें धर्म के आधार पर पेंशन दी जा रही है? कोई मुस्लिम है उसकी पेंशन नहीं हुई यदि वो पात्र है। प्रधानमंत्री किसान बीमा, दुर्घटना बीमा है, क्या उसमें पात्रता की शर्त धर्म है? कोई मुस्लिम बिरादरी का लोग ये कह देगा कि ये मैं पात्र हूँ मुझे नहीं मिला। किसान सम्मान निधि जो 2-2 हज़ार रुपये लोगों के किसानों के खाते में आ रही है, यदि वो पात्र है, कोई बता देगा कि वहाँ धर्म के आधार पर ऐसा वो अपात्र घोषित कर दिया गया? ये बिल्कुल नहीं होता लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ये है नहीं। रही बात पक्ष विपक्ष की, ये तो लोग कहेंगे और अपनी बात रखेंगे और ये घटिया मानसिकता की बात होती है। कोई जाति की धर्म की बात करता हो और उसे लोकतंत्र में घसीटता हो, मैं तो इसमें विश्वास करता नहीं, बिल्कुल भी मुझे ये बात अच्छी लगती भी नहीं। जो सच्चाई है वो सबके सामने आ रही है और सच्चाई सबके सामने इलेक्शन की भी जिस दिन काउंटिंग हो जाएगा वो आ जाएगी। अच्छा, जब मुस्लिमों के लिए इतना काम हुआ है तो मुस्लिम बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्या अब की बार कुछ वोट मिले हैं मुस्लिमों के बीजेपी को? एनडीए गठबंधन में आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का आना
और लोकदल का इनका गठबंधन होना ये घोतक करता है, सिद्ध करता है कि मुस्लिम की वोट अब का एनडीए गठबंधन को काफ़ी मात्रा में मिली है, मुझे उम्मीद है। उम्मीद है कितनी? एक विधायक भी आपके पास हैं, उधर से नवाजी सालम जी ने भी कहा है कि हम भी 20-30 हज़ार 50-60 हज़ार वोट मिले गए, तो फिर तो कोई रोकता ही नहीं। हर व्यक्ति ने अपने स्तर पे काम किया है और वो कितना ट्रांसफ़र करा पाया वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हम संतुष्ट हैं। हमारे विधायकों ने, हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी से हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से, उसने कार्य किया है, खूब मेहनत से कार्य किया है। विधायक जी तो रात दिन लगे रहे, गुलाम मोहम्मद जी भी और आदरणीय अशरफ अली जी भी और नवाजिश और वारिस जी भी, सब ने अपने कार्य किए हैं। ये तो जनता का मूड होता है, वो कितना उसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, अभी तो हमें उम्मीद है और हमें वोट मिले हैं मुस्लिम बिरादरी के। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिमों के लिए इतने कार्य हुए हैं, क्या मुस्लिमों को बीजेपी के साथ जाना चाहिए था? ये तो देखो, मैं तो कहूँगा जाना चाहिए था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनकी क्या स्थिति ही, वो किस चीज़ को अच्छा मानते हैं। कोई सी चीज़, देखो चुनाव में ये ज़रूरी नहीं होता, पता नहीं कौन सा मुद्दा आकर अटक जाता है और ये जो मुद्दे हुए हैं गौण हो जाते हैं, वो मुद्दा ऊपर आ जाता है। ये ऐसा चुनाव में कई बार देखा गया है, जो मुद्दा चलना चाहिए था वो नहीं चल पाता, दूसरे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, पर जो सच्चाई है वो ये है। कई बार विकास की योजनाएं आती हैं और विकास भी होता है, लेकिन चुनाव दूसरी दृष्टिकोण से हो जाता है। तो ये जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे पत्रकार को पर्सनल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पर्सनल निवेदन ये करता हूँ, जो बड़वा जो बाईपास है और ये जो चौराहा है यहाँ पे, इस पे डिवाइडर थोड़े अगर लगा दिए जाएँ तो हो सकता है बहुत सारे एक्सीडेंट, क्योंकि जो पहले ये रखे हुए थे तो अब डिवाइडर जो है साइड कर दिए गए, तो डिवाइडर की वजह से गाड़ी जो सीधी आ जाती है और उसकी स्पीड लगभग 100-120 होती है। 3-4 एक्सीडेंट ही हो गए हैं। कभी एक पता होगा आपको, गाँव बरमखेड़ा में भी जवान लड़के का एक्सीडेंट है, 3-4 दिन से बोल नहीं रहा है, उससे पहले दिन भी एक्सीडेंट हुआ है। अगर आप कह के NHI वालों से या DM साहब से उसको रुकवा दे थोड़ा सा, तो शायद हो सकता है एक्सीडेंट कम हो जाए और कुछ लोगों का जीवन जो है खतरे में ना हो। बिल्कुल सही बात है। और ये बात क्यों कह रहा था, अगर पत्रकार को नहीं उठाना चाहिए, पत्रकार को तो ये मैं पर्सनल कह रहा हूँ, मुझे पर्सनल नहीं बोलना चाहिए आपसे। नहीं, पत्रकार को तो ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो दिखाई देते हैं, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार चुप बैठी हुई है, सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधि का उस पर ध्यान नहीं गया। उन मुद्दों को पत्रकार का मतलब होता है कि उजागर करे और उन मुद्दों पर चर्चा करे और जनप्रतिनिधि को भी शिकायत करे और सरकार को भी करे, प्रशासनिक अधिकारी को भी करे। आपके माध्यम से मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो इस टाइप की कमी है उसे दूर करा जाएगा। और मैं प्रशासनिक अधिकारी को कहूँगा, वहाँ इस टाइप का यदि है तो वो वहाँ बैरिकेटर लगने चाहिए। बैरिकेटर लगने का फ़ायदा है क्योंकि वो चौराहा बहुत व्यस्त है और टेक्निकल दृष्टि से वो बना भी ठीक नहीं है। वहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए, हमने मांग भी कर रखी है और मुझे उम्मीद भी है कि बलवा चौराहे पे, जो लिलोनकर बलवे का चौराहा है, वहाँ भी फ्लाईओवर बनेगा और जो ये तहसील पे, इस पर भी फ्लाईओवर बनेगा। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में हम आदरणीय गडकरी जी से मिले थे और हमने दोनों बातें उन्हें रखी थी और मुझे उम्मीद है उन पे दोनों पे काम होगा और वहाँ फ्लाईओवर बनेगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने लगातार विधायक जी से, मैं आपसे बता दूं, मैंने लगभग 3-4 वीडियो आगे शूट किए हैं और जनता को दिखाने की कोशिश की है। और पूरा जिस तरह का माहौल वहाँ पे है, पूरे के पूरे बलवा बाईपास पे, चौराहे पे, चारों तरफ से कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिस पे आदमी बच सकता हो। और ख़ासकर जो पानीपत खटीमा मार गए, अगर जो पानीपत की तरफ से लोग आते हैं उनके सामने तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि वो टकराए ना। मैंने लाइव वीडियो का रखा था, उसमें 3 जगह लोग बचे हैं, लगभग 8 से 9 मिनट का वीडियो में 3-4 बार लोग बचे। तो मैंने वो भी कोशिश की कि इस तरह का ना हो। तो लगातार हम आपसे क्षेत्र की खबरें दिखाते रहे हैं और दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी आवाज़ कैसी लगती है और हम इस आवाज़ को कहाँ तक ले जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।